एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म। हाँ भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से वंस अगेन इस क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका हीट और टेम्परेचर वाला जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में अगर हम बात करें, पिछली हमने क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में हमने पढ़ लिया था। हीट और टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था। ये इसकी नेक्स्ट क्लास है और इस नेक्स्ट क्लास में हम बात करें तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। इसके साथ में लेटेंट हीट के अलावा इसमें हम पढ़ेंगे हमारा चेंज ऑफ स्टेट या पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, और ऊष्मा के चालक और कुचालक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में सर हीट का कॉन्सेप्ट देखा आपने कि सर हीट जो होती है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी वस्तु के अंदर, है ना, वस्तु के अंदर जब वो जाती है हीट, तो वो करती क्या, उसे गर्म कर देती है, और उसमें से जब हीट निकलती है तो उसे क्या कर देती है, ठंडा कर देती है ना, ठंडा कर देती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता उसमें, इसके साथ में और कुछ भी होता है। जैसे आपने देखा होगा सर, बर्फ होता है, बर्फ को अगर आप गर्म करो तो बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ कैसी होती है, सॉलिड। और जब वो पिघल जाती है तो कैसी हो जाती है, वो लिक्विड हो जाती है, द्रव में बदल जाता है। ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि हीट जो होती है वो सिर्फ वस्तुओं को ठंडा और गर्म ही नहीं करती, उसका टेम्परेचर घटाती बढ़ाती नहीं है, उसके अलावा भी एक और करती है कुछ। हीट जो होती है वो ये करती है कि सर हीट जो होती है वो उनकी जो फिजिकल जो स्टेट होती है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक अवस्था, उसमें बदलाव कर देती है ना। एक हीट और होती है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में, लेकिन लेटेंट हीट से पहले एक हम पढ़ते हैं सर सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, अब सेंसिबल हीट क्या होती है सर? सेंसिबल हीट जो होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संवेदनशील ऊष्मा, ठीक है, सेंसिबल ऊष्मा होती है। सेंसिबल हीट क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप गर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में कोई वस्तु है, और मैं इसे जब गर्म कर रहा हूं, तो गर्म कर रहे हैं तो सर ये क्या करेगा, गर्म होने पर हीट जब हम इसे सप्लाई करेंगे तो ये इसे गर्म करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। और अगर इसमें से हम हीट को निकालेंगे, ऊष्मा को इसमें से निष्कासित करेंगे, तो सर ऊष्मा को निष्कासित करने पर इसमें से ये इसे ठंडा करेगा। ठंडा होगा इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन ऐसा जब आप इसे हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और जब आप इसमें से हीट निकाल रहे हैं, हीट रिमूव कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ऊष्मा, जब इसे आप गर्म कर रहे हो या आप इसे ठंडा कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में सिर्फ इसका टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन यहां इसकी जो फिजिकल जो कंडीशन है, फिजिकल जो स्टेट है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो पाती है। तो ऐसे हीट जिसको आपको सप्लाई करने पर या उसमें से हीट रिमूव करने पर, ऊष्मा निकालने पर सिर्फ और सिर्फ उसका या तो टेम्परेचर बढ़े या घटे, या वो गर्म हो या ठंडा हो, ऐसी हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट के नाम से जानते हैं। और जनरली ऐसा होता है जब तक वो उसी स्टेट में बना रहता है। जैसे आपने किसी भी लोहे के टुकड़े को गर्म किया, कोई भी आपने मेटेलिक पार्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी धातु का एक टुकड़ा ले लिया, उस धातु के टुकड़े को जब आप गर्म करते हैं और जब तक वो पिघलता नहीं तब तक वो गर्म होता रहता है, तो उस दौरान वो जो हीट काम कर रही है वो कौन सी, आपकी सेंसिबल हीट है, ठीक है, उसे सेंसिबल हीट बोलते हैं। लेकिन अगर वही सेंसिबल हीट आपकी कंटिन्यू होती रहे, और अब जो सॉलिड जो मेटेलिक जो ब्लॉक है, ठोस धातु का जो टुकड़ा है, वो अगर आपका पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो अब वहां पर वो जो सेंसिबल हीट थी वो किस में चेंज हो जाती है सर, आपकी लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है, गुप्त ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अब सर इस वाली हीट में, सेंसिबल हीट में, तो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा था, भौतिक अवस्था में, अवस्था से मतलब यहां किससे है सर, भौतिक अवस्थाओं से, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रही है। केमिकल में भी तो होती नहीं है ना, केमिकल कंपोजिशन जो होता है इसका। लेकिन एक ऐसी हीट होती है कि जो किसी भी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बगैर, है ना, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर,
यहां आपका लगातार टेम्परेचर चेंज होगा। सेंसिबल हीट से जितना आप हीट इसको दोगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और अगर आप जितनी सेंसिबल हीट को कम करते रहोगे इसकी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटता रहेगा। लेकिन एक ऐसी हीट ऐसी भी होती है कि सर जिसका आप टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जिसको आप कितने ही हीट सप्लाई करो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उस सबस्टेंस का, उस पदार्थ का। तो ऐसी ऊष्मा, ऐसी हीट जिसको सप्लाई करने पर, प्रदान करने पर वो किसी भी पदार्थ के, किसी भी सबस्टेंस में उसका तापमान परिवर्तित किए बगैर, उसमें टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दे। यहां ध्यान देना, ताप परिवर्तित किए बगैर, है ना, ताप परिवर्तित किए बगैर अवस्था परिवर्तन कर दे। तो ऐसी ऊष्मा को, जो अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट के नाम से जानी जाती है। तो इसको आप क्या बोलते हो सर, लेटेंट हीट बोलते हो, गुप्त ऊष्मा बोलते हो। तो लेटेंट हीट में क्या हुआ कि सर सेंसिबल हीट में तो आप क्या कर रहे हो सर, इसे आप डायरेक्ट हीट भी बोल सकते हो, डायरेक्ट हीट, क्योंकि नाम जैसे इसका पता चल रहा है सर, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, तो आप इसे डायरेक्ट बोल सकते हो, ये इनडायरेक्ट होती है। तो सेंसिबल हीट में, ये डायरेक्ट हीट में हमेशा किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का तापमान या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो वहां पर तापमान चेंज हो रहा है। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी आती है जो हम आगे चल करके उस पर चर्चा करेंगे, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सर एक ऐसी भी अवस्था आती है कि आप उसे हीट तो देते हैं लेकिन उसका तापमान चेंज नहीं होता है। यहां आपका तापमान चेंज हो रहा है, जितनी हीट बढ़ाते रहोगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जितनी हीट कम करोगे उतना टेम्परेचर कम होता रहेगा। लेकिन एक ऐसी भी हीट होती है कि सर आप उसमें हीट, उसकी क्वांटिटी, ऊष्मा की मात्रा कितनी ही बढ़ाओ लेकिन उसका तापमान चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ऐसी हीट को हम बोलते हैं सर गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। कि सर गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो किसी भी पदार्थ में तापमान परिवर्तित किए बगैर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे हम गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं, लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आगे लेटेंट हीट के बारे में मैं और चर्चा करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले सर लेटेंट हीट के बारे में, कि सर ऐसा थोड़ा समझ में नहीं आया, देखो फॉर एग्जांपल जो हम आगे चल के पढ़े, हमारे पास में सर ये एक आपका आइस क्यूब से, बर्फ का एक टुकड़ा है, हम ये मान लेते हैं सर हमारे पास में क्या है, ये बर्फ का एक टुकड़ा है। और आप सभी जानते हैं सर बर्फ जो फ्रिज होती है, पानी की आइस है ना, वाटर आइस है ये, तो सर ये आपकी क्या है सर, वाटर आइस। और आप सभी जानते हैं सर जो पानी जो होता है, जमता है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्रिज होता है। ठीक है, और पानी जो होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही क्या होता है, मेल्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट होने का मतलब होता है सर पिघलना, गलना, और फ्रिज होने का मतलब होता है सर जमना। ठीक है, ये अब आप जानते हैं कि सर ये जो बर्फ है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही तो जमती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है। तो होगा क्या, तो सर ये होगा कुछ देर बाद में जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा सर, ये जो बर्फ है वो मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, पानी में, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कौन सी अवस्था है सर, पानी लिक्विड वाली अवस्था है, लिक्विड है, द्रव अवस्था है ये। और ये किस अवस्था में सर, ये जो आपका बर्फ है सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में ये। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि सर आपने बर्फ जमती 0 डिग्री सेल्सियस पर भी है और पिघलती भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपने क्या किया कि सर इस बर्फ को आपने ऐसी गुप्त ऊष्मा दी कि सर इसका तापमान तो चेंज नहीं हो रहा, दोनों ही कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसने अपनी अवस्था परिवर्तन कर लिया, ये ठोस अवस्था से पहुंच गया आपका द्रव अवस्था में, सॉलिड से किस में पहुंच गया, लिक्विड में। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, लेकिन उसने अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर लिया, सॉलिड से किस में पहुंच गया, वो लिक्विड में पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ, सॉलिड से वो लिक्विड में क्यों पहुंचा, ऐसा इस वजह से हुआ कि सर इसने यहां पर एक गुप्त ऊष्मा काम कर रही थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, गुप्त ऊष्मा की वजह से। अब आगे चल के हम बात करेंगे सर वो गुप्त ऊष्मा कितनी दी, वो गुप्त ऊष्मा दी सर 80 कैलोरी प्रति ग्राम।
सर 80 कैलोरी प्रति ग्राम अगर इसे इस बर्फ को 1 ग्राम बर्फ को ऊष्मा दी जाए तो ये जो बर्फ होती है वो टेम्परेचर चेंज किए बगैर, इसका टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये 80 ग्राम बर्फ जो 1 ग्राम बर्फ है अगर आप इसे 80 कैलोरी की ऊष्मा देंगे, 80 कैलोरी आप इसे हीट सप्लाई करेंगे तो ये बर्फ आइस जो है वो आपके पानी में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अवस्था परिवर्तन कर लेगी, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगी, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे होगा आपके समझ में गुप्त ऊष्मा। अब ये जो गुप्त ऊष्मा होती है सर हमारी, ये दो तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है सर हमारी गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होती है हमारी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं सर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो किसको कहा जाता है? देखो गलन, अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सर, गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब हो गया सर गलाना, है ना, पिघलाना, मेल्ट करना। तो गलन की गुप्त ऊष्मा किस पे वर्क करती है सर? ठोस पदार्थ पे वर्क करती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कह रही है सर? गलन की गुप्त ऊष्मा कह रही है कि सर ताप परिवर्तित किए बगैर, ताप बदले बिना, दाम, है ना, ताप परिवर्तित किए बगैर, ठीक है, ये जो है आपका विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर, ताप परिवर्तित किए बगैर किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान को, यूनिट मास को पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए, कंप्लीटली कोई भी आपका यूनिट मास का कोई सॉलिड है उसको आपको कंप्लीटली लिक्विड में बदलना है, तो जो आपका एकांक द्रव्यमान का जो ठोस पदार्थ है उसको पूर्णतः द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की आपको जरूरत होती है उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या हुई कि सर गलन की गुप्त ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ की वह ऊष्मा होती है जो उस ठोस पदार्थ का तापमान चेंज किए बगैर, टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसे कंप्लीटली ठोस से द्रव में बदल दे, सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ऐसी जो हीट होती है जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे टेम्परेचर चेंज किए बगैर, उस हीट को, ऐसी ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। अब आपके एग्जाम में जो आता है ज्यादातर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, वो आता है सर एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, दूसरा इसका यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इकाई जो होती है वो क्या होती है, या आप इसका मात्रक भी जो होता है विमा भी पूछ लेता है। तो देखो बर्फ के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब भी क्वेश्चन बनता है ज्यादातर एग्जाम में वो इसी लाइन से बनता है ना। तो बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है लेटेंट हीट फॉर आइस, है ना, तो बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो दो मान होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये किस में है सर? सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में ये होता है, क्योंकि आपको पता है सर सीजीएस सिस्टम में जो आपका डिस्टेंस होती है वो सेंटीमीटर में ली जाती है, मास जो होता है द्रव्यमान वो ग्राम में लिया जाता है और टाइम सेकंड में होता है, और जो आपकी हीट की जो हीट या एनर्जी की जो यूनिट होती है सीजीएस में वो क्या होती है? कैलोरी होती है। ठीक है, तो सर सीजीएस यूनिट में तो पूछ लेगा आपसे कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर एक दूसरा भी होता है, या 3.36 इंटू 10⁵, 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और ये किस में है सर? ये है आपका एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट। तो ये आता है एग्जाम में, बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी होती है, तो उसके दो वैल्यू होती हैं, एक सीजीएस में होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और आपका एसआई में होता है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, जूल पर केजी। ये तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन बन गए, एक तो वैल्यू और दूसरा आपके इसकी यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है आपकी लेटेंट हीट की जूल पर केजी होती है, और सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम होती है। वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 ग्राम की कोई बर्फ है, 1 ग्राम कोई आइस है, अगर आपको उसको मेल्ट करना है, पिघलाना है, पानी में कन्वर्ट करना है, तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी पर ग्राम देनी पड़ेगी। या 1 केजी की जो बर्फ है उसको मेल्ट करना है
तो आपको इतना 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, 1 किलोग्राम की बर्फ को पिघलाने के लिए इतनी एनर्जी और 1 ग्राम बर्फ को मेल्ट करने के लिए इतनी आपको वो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। आगे समझ में क्लियर है? आगे बढ़े चलिए। तो गलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो किसी भी ठोस पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बगैर उसे कंप्लीटली पूर्णतः लिक्विड में, द्रव में बदल दे, उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, या जो सीजीएस यूनिट होती है, या फिर आपका 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है, जो कि एसआई यूनिट होती है। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका सर फॉर्मूला जो होता है, तो सर इसका फॉर्मूला तो ये हो गया, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF बराबर Q/m, यूनिट मास एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का ताप, है ना, पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, इनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसी तरीके से एक और आता है आपका, दूसरी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि सर जैसे मान लीजिए सर हमारे पास में ये जो बर्फ थी, ये बर्फ सर पिघली और पिघल करके सर ये किस में कन्वर्ट हो गई? पानी में कन्वर्ट हो गई सर, बर्फ पिघल करके। तो अब क्या होगा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या करेगी सर? वेपर बनाने का काम करेगी, वाष्प में बदलने का काम करेगी। किसको? लिक्विड को। तो फिर क्या होगा सर? ये जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ये लिक्विड को वेपर में बदलने का काम करेगी। तो अपने आप नहीं बदलेगा, फिर हमारा ये जो पानी मेल्ट हुआ था इसको फिर से आपको हीट देनी पड़ेगी और इसे गर्म करना पड़ेगा, फिर पानी क्या होगा? ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि सर किसी भी द्रव का ताप परिवर्तित किए बगैर उसका जो द्रव का एकांक जो द्रव्यमान होगा, लिक्विड का जो यूनिट जो मास होगा, उसको पूर्णतः गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब आपका 1 ग्राम पानी हो गया या 1 लीटर पानी हो गया, उसे आपको कंप्लीटली वेपराइज करना है, वाष्पीकृत करना है, पूरा का पूरा उसे आपको वाष्प में बदलना है। यहां पर मैं आपको बता दूं, वाष्प और भाप, है ना, दो अलग अलग होते हैं। जनरली हम वाष्प और भाप को एक ही समझ लेते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि सर वाष्प क्या होता है, भाप क्या होता है। वाष्प को वेपर बोलते हैं और भाप को स्टीम बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। वाष्प जो होता है वेपर, उसके अंदर सर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, पानी के कणों की मात्रा जो होती है, होता तो वो भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन वो उसमें पानी के कणों की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें नमी ज्यादा होती है। लेकिन भाप जिसे हम स्टीम कहते हैं, उसमें पानी के कणों की मात्रा बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, और जिसमें कोई नमी भी नहीं होती। इसीलिए हम चलाते हैं सर स्टीम इंजन, है ना, स्टीम इंजन चलाते हैं हम, या हम स्टीम टरबाइन चलाते हैं। आपने सुना होगा ना, सबसे पहले भाप का इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार, वहां पर वाष्प नहीं बोला था हमने, जो जेम्स वाट ने जो बनाया था, है कि नहीं, वहां हमने क्या बोला सर? स्टीम इंजन, भाप का इंजन बोला, वाष्प का नहीं। लेकिन क्या है कि सर जनरली हमारे दिमाग में जब हमें एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है तो हमारा दिमाग में ऐसे सेट कर देते हैं कि दोनों का मीन्स हमें सिमिलर लगता है कि सर वाष्प भी वही बात है और भाप भी वही बात है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, भाप अलग है और वाष्प अलग है, एक स्टीम है और एक आपका वेपर है। वेपर में मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वाटर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन भाप के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है और वो आपका प्योरली गैसियस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो नाउ लिसन, तो हम बात कर रहे थे कि सर गलन की गुप्त ऊष्मा कि किसी द्रव पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बगैर उससे पूर्णतः गैस में बदल दे, ऐसी ऊष्मा को हम गलन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब इस फिर से वही इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं, सर गलन की गुप्त ऊष्मा की वैल्यू कितनी होती है? तो सर भाप के लिए, फॉर स्टीम, है ना, स्टीम के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का जो मान है, इसका मतलब क्या हुआ स्टीम के लिए कि सर पानी को आपको कन्वर्ट करना है स्टीम में, भाप में कन्वर्ट करना है, तो आपको पानी को इतनी हीट देनी पड़ेगी 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम पानी है, आप उसे 554 कैलोरी अगर आप उसे लेटेंट हीट देते हैं, तो वो आपका जो 1 ग्राम पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर से वही सीजीएस यूनिट है। लेकिन अगर हम बात करें सर इसकी
एसआई सिस्टम में तो सर एसआई सिस्टम होता है सर 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी। कितना हो गया सर? जूल पर केजी। ये एसआई सिस्टम में है। तो ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा। एक तो आपका गलन की गुप्त ऊष्मा का मान उसके लिए बर्फ के लिए, है ना, और दूसरा आपका भाप के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान। ये आपको याद रखने, तो इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है या 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है। लेकिन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो आपका होता है सर 540 कैलोरी पर ग्राम या 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। अब अगर आपने एक चीज नोट की हो, यहां पर फिर एक क्वेश्चन बनता है। देखो आपको पता है सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गलन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है सर क्या होता है सर 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना, पर ग्राम। या दूसरा होता है सर 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। और एक होती है सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल भी बोल सकते हो आप इसे, या स्टीम जो होता है वो होता है सर 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। या फिर आपका होता है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी, ठीक है। अब इसमें से अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो, देख रहे हो, इसका मतलब सर देखो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कितनी है सर 540 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर आपकी जो गलन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है गलन की गुप्त ऊष्मा से, होती है ना। अब इस एक चीज तो ये निकल के आई। अब सर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपके एक हाथ पर उबलता हुआ पानी डाल दिया जाए और दूसरे हाथ पर गर्म भाप टकराई जाए, तो आपको इन दोनों में से किससे ज्यादा जलन महसूस होगी, बर्निंग फील किससे होगी, किससे आपको ज्यादा जलन महसूस होगी। जैसे होता है ना सर आग से हम जल जाते हैं, ऐसे ही गर्म पानी से भी हम जल जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि सर एक हाथ पे तो आपको एकदम उबलता हुआ खौलता हुआ पानी आपके हाथ पर डाला, और एक हाथ पे जो भाप थी, स्टीम थी, वो आपके हाथ पर डाली, तो दोनों में से आपको ज्यादा जलन कौन से महसूस होगी, किससे महसूस होगी? तो अब आपको तो लगता है कि सर वो जो उबलता हुआ पानी है, भाप है, भाप तो सर वो हम सर्दियों में भी देखते हैं, या भाप लेते हम सर्दियों में नहाते हैं, या जब हमारे कोल्ड हो जाता है, जुकाम लग जाते हैं, तो उससे तो सर हमें उतनी जलन नहीं होती। तो सर इसका आंसर तो होना चाहिए कि क्या बोले आपका, सर वो जो उबलता हुआ जो खौलता हुआ पानी है उससे ज्यादा जलन होगी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको जलन ज्यादा महसूस होगी भाप से, स्टीम से ज्यादा जलन होगी बॉइल्ड वाटर के कंपैरिजन में, है ना, उबलते हुए पानी की तुलना में। क्यों? क्योंकि सर जो ये उबलता हुआ पानी है, देखो बर्फ जो मेल्ट हुई है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो किस में कन्वर्ट हुई सर? वाटर में। अब इस नॉर्मल वाटर में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसके अंदर हीट कितनी है सर 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन जब आप इस पानी को गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते बढ़ाते इसका टेम्परेचर ले जाते हो 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी क्या होता है? उबलता है। क्या होता है? पानी उबलेगा, और उबलता है तो पानी तो यहां ऐसे थोड़ी उबला, इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ता बढ़ता 100 डिग्री सेल्सियस तक कैसे पहुंचा? अपने आप थोड़ी पहुंचा। हमने क्या किया सर? इसको हीट सप्लाई करी। तो हमने जैसे इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ते बढ़ते 100 हो गया, तो यहां पर जो हीट है वो एनर्जी जो है आपकी लेटेंट हीट वो और बढ़ गई 100 कैलोरी। तो ये हो गया टोटल सर 180 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी उबलता है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलते हुए पानी के अंदर जो हीट है वो कितनी है सर? 180 कैलोरी पर ग्राम है। लेकिन यहां पर जो भाप है उसके अंदर हीट कितनी है सर? 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब सर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाप की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो उबलते हुए पानी से कितना गुना ज्यादा होता है? 3 गुना ज्यादा होता है। 540 है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 का, है ना, तो 3 गुना ज्यादा हो गया। इसका मतलब जिसके अंदर हीट ज्यादा होती है उसी से तो ज्यादा आपको जलन होगी, है, जलेगा वहां से। आप गर्म पानी या ठंडे पानी या स्टीम में आप कंपेयर करें तो नेचुरल सी बात है सर, गर्म उबलते बॉइल्ड वाटर के अंदर हीट होती है 180 कैलोरी पर ग्राम होती है, लेकिन वहीं स्टीम के अंदर जो हीट होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है।
या हम ये कह सकते हैं सर स्टीम के अंदर जो हीट है वो उबलते हुए पानी की कंपेरिजन में 3 गुना ज्यादा होती है हीट। तो नेचुरल सी बात है सर, इससे आपको ज्यादा जलन महसूस होगी। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है कि सर कौन सी ऐसी हीट होती है या स्टीम और उबलते हुए पानी में से आपको किससे ज्यादा जलन महसूस होती है। तो काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, या जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको लगता है कि सर पानी उबल रहा है तो सर उबलता हुआ पानी डाल देते हैं। हमने देखा किसी के ऊपर खौलता हुआ पानी गिर गया तो वो तो जल गया, उसकी खाल पूरी जल गई। हाँ बिल्कुल जलता है, लेकिन ज्यादा जलन महसूस होती है सर आपको स्टीम से, भाप से, गर्म हवा से, जो बहुत तेज गर्म हो, सुपर हीटेड है ना। इसलिए इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछता है, बहुत बार पूछा है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि गर्म उबलते हुए पानी और भाप, इन दोनों में से ज्यादा जलन किससे होगी आपको, वो होगी भाप से। कोई पूछे कारण क्यों होती है, क्योंकि सर भाप के अंदर जो लेटेंट हीट होती है वो उबलते हुए पानी से 3 गुना ज्यादा होती है, और जिसके अंदर हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, वो ही तो जलाएगी, जिसके अंदर हीट कम होगी वो कम जलाएगी या नहीं जलाएगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें कि सर एक आएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। पदार्थों में अवस्था परिवर्तन, और यहां अवस्था परिवर्तन हम कौन सी अवस्थाओं में करेंगे, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन करेंगे, है ना। भौतिक अवस्थाओं में जब हमारा परिवर्तन होगा तो यहां हम भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि सर अवस्था परिवर्तन जो होता है वो किस किस में होता है और कैसे होता है, किस मैनर से होता है। तो देखो, अवस्था परिवर्तन की अगर बात की जाए तो यहां पर आपके पास में किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, एक बर्फ देख पा रहे हैं सॉलिड, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है, और एक आप जो देख पा रहे हैं वो पानी देख पा रहे हैं, और एक आप भाप। तो यहां पर आपका जो आइस है, ये जो आइस आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये किस फॉर्मेट में सर, ठोस अवस्था में है। तो इसको तो आप क्या बोलोगे सर, सॉलिड बोलोगे सर, ये सॉलिड स्टेट में है। और ये कैसा है सर आपका, लिक्विड है ये। और ये कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में, तो इसको आप क्या बोलोगे, गैस बोलोगे। ठीक है, अब देखो अवस्था परिवर्तन की कुछ शर्तें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पदार्थों की एक भौतिक अवस्था का दूसरी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उसे हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। कैसे, जैसे अगर हम बात करें सॉलिड को पिघला करके आपने कन्वर्ट किया लिक्विड में, या लिक्विड को वापस से जमा करके आपने कन्वर्ट कर लिया सॉलिड में, या उस लिक्विड को और पिघला करके कन्वर्ट किया आपने गैस में, गैस को ठंडा किया तो वो किस में बदल गई, लिक्विड में। जैसे आपकी एलपीजी गैस होती है, उस पर लिखा रहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बहुत ठंडा करके, गैस को ठंडा करके आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर सिलेंडर में भरा। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है, निश्चित तौर पर होता है। तो यहां हम जो अवस्था परिवर्तन पढ़ेंगे वो उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, जो फिजिकल जो स्टेट में जो चेंजिंग है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे हमारे पास में ये एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस ब्लॉक्स है, तो अवस्था परिवर्तन की 2 शर्तें हैं। पहली बात तो अवस्था परिवर्तन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल से दूसरे फिजिकल में, तो वो होता है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना। कैसे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत तापमान पर, नियत ताप पर होता है ये। कौन से टेम्परेचर पर होता है सर, ये नियत तापमान पर होता है। पहली बात, इसका मतलब जब भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में वो पदार्थ बदलेगा उस दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरी शर्त, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त क्या है, जैसे अवस्था परिवर्तन के बारे में, वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ है, वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को बदलता है उसे हम अवस्था परिवर्तन बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट या फिजिकल स्टेट में चेंजिंग के नाम से जानते हैं। तो कोई भी जो भौतिक अवस्था में जो बदलाव करेगा उसे अवस्था परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब इसके ऊपर तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है कि सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन किसको बोलते हैं या अवस्था परिवर्तन की परिभाषा क्या है, ये नहीं आता है। हाँ, इन 2 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन बेसिस वाले जो क्वेश्चंस हैं।
सर अवस्था परिवर्तन की दो शर्तें हैं, उनमें से जो पहली जो शर्त है, फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि सर अवस्था परिवर्तन हमेशा नियत तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। इस पे फोकस कीजिएगा, ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अवस्था परिवर्तन जो होता है वो आपका जो होता है वो किस पर होता है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, नियत तापमान पर होता है। ठीक है भाई, नियत तापमान पर होता है। अब नियत तापमान पर होता है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है अवस्था परिवर्तन, पहली कंडीशन, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है। दूसरी जो इसकी टर्म्स कंडीशन लागू हुई है, सेकंड जो इसकी टी एंड सी है, वो ये है कि सर जिस टाइम ड्यूरेशन में, जितने समय अंतराल में कोई भी पदार्थ पूर्णतः एक भौतिक अवस्था से, कंप्लीटली एक फिजिकल स्टेट से, जैसे सॉलिड से, अवस्था परिवर्तन जो होता है दूसरी अवस्था में जब बदलता है तो उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में बदलने में जितना भी टाइम लगता है, चाहे वो आपका 10 सेकंड हो सकता है, चाहे वो आपका 10 मिनट हो सकते हैं, चाहे वो आपका 1 घंटा हो सकता है, या वो हो सकता है आपके 10 घंटे, जितना भी टाइम लगेगा उसे एक कंप्लीटली एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने में जितना टाइम लगेगा, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में उतने समय तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे, इसको समझो। आप देखो, जैसे आपके पास में दो एग्जांपल ले लो सर, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये आपके पास में सर 1 केजी 1 केजी एक आपका क्या है सर, बर्फ का टुकड़ा है। तो सर इसको मेल्ट होने में मान लेते हैं सर, इसको कंप्लीटली पानी में कन्वर्ट होने में, बदलने में टाइम लगा सर 10 मिनट, 10 मिनट लगा। तो ये सॉलिड से, ठोस अवस्था से यहां द्रव अवस्था में बदलने में, इसको पूरे के पूरे को कंप्लीटली मेल्ट होने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तब इसका टेम्परेचर 10 मिनट तक कांस्टेंट ही रहेगा, कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं सर, मेरे पास में एक बड़ी बर्फ की सिल्ली है, बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा है, जैसा कि सर वो आइस फैक्ट्रियों से लेकर के आते हैं ना, बर्फ की सिल्ली है सर, आइस ब्लॉक्स बोल लीजिए जो भी है ना ये, और ये कितने का है सर, 100 केजी का है, 100 केजी का, 1 क्विंटल का एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, आइस, ठीक है, आइस ब्लॉक्स है सर। इसको पूरी एक 100 केजी की बर्फ को मेल्ट होने में टाइम लगते हैं सर 10 घंटे, 10 आवर्स। तो ये जो पिघलती हुई बर्फ होती है ना, जब बर्फ पिघलती है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये पानी में कन्वर्ट होगी। जब तक ये पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाए, जब तक भी इसका कोई छोटा सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा भी शेष रहता है, तब तक इसका पिघलती हुई बर्फ का और पिघले हुए पानी का, दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर ये मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहे हैं, 10 डिग्री तापमान पे पिघल रहे हैं, तो तब तक 10 ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। कब तक, जब तक वो पूरा का पूरा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं बदल जाए। जब ये बर्फ पिघल गई और पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो चुकी है, और अभी कन्वर्ट हुए पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप इसे हीट दे रहे हो, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, अब बढ़ना शुरू होगा। फिर 0 से बढ़ता 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 कहां पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तापमान फिर से स्थिर हो जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, आप सभी जानते हैं, तो कितना ही उबालो, जब तक वो पानी की पूरा का पूरा भाप बन के नहीं उड़ जाए, उस बचे हुए पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सर अवस्था परिवर्तन की दो शर्तें वहां पर फॉलो होती हैं। पहली शर्त हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है अवस्था परिवर्तन, दूसरी शर्त सर जितना टाइम ड्यूरेशन में, जितने समांतराल में वो कोई भी पूरा का पूरा पिघल करके दूसरी अवस्था में नहीं बदल जाए, तब तक दोनों का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है भाई। इसके बाद में हम बात करें सर, अब जैसा इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से, देखो यहाँ, तो ये जो बर्फ है, बर्फ किस में सर, ठोस अवस्था में, पानी कैसा होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, और ये भाप कैसी है सर, गैसीय अवस्था में हो गई, गैसेस स्टेज में हो गई है ना। तो गैसेस स्टेज में हो गई। अब गैसेस स्टेज में होने पर, तो सर गैसेस स्टेज में होने पर, अब देखिए, अब ये जो आपकी बर्फ है, ये ठोस भौतिक अवस्था में, सॉलिड में है, ये लिक्विड में, ये गैस में। तो सर ये बर्फ मैं ले लेता हूं सर, 1 केजी की बर्फ है, तो ये जब बर्फ पिघलेगी, मेल्ट होगी,
तो सर मेल्ट जिस टेम्परेचर पर होती है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, वो होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जो आइस है वो क्या होगी सर, मेल्ट होगी, पिघलेगी। कौन सी प्रोसेस आएगी सर इसमें, मेल्टिंग, गलन वाली प्रक्रिया काम में आएगी। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस गल करके, पिघल करके, मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे उस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग, हिंदी में उसको गलन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये मेल्टिंग वाली प्रोसेस होती है उसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इसे बोलते हैं गलन बिंदु ताप, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, या इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्फ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 1 केजी की बर्फ यहां कन्वर्ट हो रही है पानी में और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए इस 1 केजी की बर्फ को चेंज होने में लगे 30 मिनट, तो 30 मिनट तक इसका टेम्परेचर, जितना बर्फ पिघल गई और जितना वो पानी में कन्वर्ट हो चुका और बर्फ का अभी जितना भी हिस्सा बच रहा है, इनका तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरी बर्फ पिघल करके पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तब संभव है। अब आगे क्या, ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा हुआ सर, इस बर्फ को हमने एक गुप्त ऊष्मा दे दी 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम की। जैसे हमने इसको लेटेंट हीट दी इस बर्फ को, तो इसने इसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस रखा, लेकिन इसको मेल्ट करके इसको किस में बदल दिया, पानी में। ठीक है, अब पानी का जो टेम्परेचर है फिलहाल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसके अंदर, पानी के अंदर हीट कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम है। जैसे ही सर हम इस पानी को अब गर्म करेंगे, तो अब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और पानी का टेम्परेचर बढ़ते 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 जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होएगा, तो आप जानते हैं सर 0 से ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 1 कैलोरी हीट सप्लाई के क्या होता है, बराबर। तो 0 से ऊपर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो हीट की क्वांटिटी भी इसमें 1 कैलोरी बढ़ेगी। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब आप इसका लेंगे सर टेम्परेचर 100 पे कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो पानी हो रहा है वो क्या हो रहा है, उबल रहा है, या क्या हो रहा है, भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जिस तापमान पर हो रही है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पर ही पानी उबलता है। तो आप इसे पानी का क्वथनांक बिंदु ताप भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तापमान पर पानी उबलता है और इसी तापमान पर पानी भाप में बदलता है। हालांकि पानी का जो वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन जो होता है, वो पानी के उबलने से पहले स्टार्ट हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है सर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी है सर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सतही प्रक्रिया है, सरफेस वाली प्रोसेस है। मतलब ये पानी की ऊपरी सतह से वाष्प बनाती है, पानी के अंदर से वाष्प नहीं बनाती। तो पानी जब उबलेगा, आपने देखा सर, हमारे जनरली सब लोग खाना बनाते हैं या देखा है जिन घरों में, सर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले पानी उबलता नहीं, उससे पहले उसमें से भाप उठना शुरू हो जाती है। इसका मतलब पानी का वेपराइजेशन जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही होने लग जाता है। ठीक, तो इस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को इस पानी का गलनांक बोलते हैं, और इस बर्फ का क्या बोलते हैं, आपका वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है, इस वाष्पीकरण। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ सर, जैसे ही 180, अब इसके अंदर कितनी एनर्जी थी पानी में, टेम्परेचर जब 100 पहुंच गया तो 80 तो ये थी, और पर डिग्री सेल्सियस बराबर 1 कैलोरी, तो 100 पहुंचते ही कितना हो गया, 80 प्लस 100, 100 बराबर 180 कैलोरी पर ग्राम हीट। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर और बढ़ाओगे, हीट और बढ़ाओगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब आपने हीट और बढ़ाई तो सर जैसे ही इस पानी की, उबलते हुए पानी की हीट हो जाएगी 540 कैलोरी पर ग्राम, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर से आपने इसको गुप्त ऊष्मा दी, कितनी, 360 कैलोरी पर ग्राम। वैसे तो 1 कैलोरी हो गया, लेकिन 360 पहुंच गए उसके पास में, तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया इसका, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब इस भाप को आप क्या करोगे सर, ठंडा करोगे, वापस करोगे ना ठंडा। तो ठंडा करने पर क्या होता है सर, ठंडा करने पर इसका जो, इसमें से जो लेटेंट हीट थी, गुप्त ऊष्मा, वो निष्कासित होगी, लेकिन ये प्रक्रिया भी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही होती है, ठंडा करने की प्रक्रिया, है कि नहीं। तो जैसे हम ठंडा करेंगे तो आपका पानी लिक्विड भाप में बदला 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वापस से भाप पानी में बदलेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि सर अवस्था परिवर्तन की ये शर्त है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये पानी
सॉरी बर्फ, ये जो भाप है वापस पानी में कब बदलेगी सर, जैसे इसमें से हम 360 कैलोरी पर ग्राम हीट निकाल लेंगे तो पानी में जो भाप में था वो वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो उबलता हुआ पानी होगा। और अगर आप इसमें से 540 कैलोरी पर ग्राम हीट निकाल ली तो फिर ये जो पानी है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उबलेगा नहीं। ठीक है, तो संघनन की प्रक्रिया, कंडेंशन की एक प्रक्रिया अपने उल्टा कर दिया आपने, पहले आप इसे गर्म कर रहे थे तो आप ये किया, अब वापस ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये कन्वर्ट हुआ आपका भाप, वेपर कन्वर्ट हुई सर लिक्विड में, और लिक्विड में से फिर आपकी 100 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा और निकाली, तब ये लिक्विड कन्वर्ट हुआ वापस बर्फ में। और जिस टेम्परेचर पर बर्फ जमती होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम क्या बोलते हैं सर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, हिमांक बिंदु ताप बोलते हैं कि सर जिस तापमान पर बर्फ जम जाए। ठीक है, तो इसको हिमांक बिंदु, हिमांक का मतलब होता है जमना, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ जम कितने, पिघल कितने पर रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, जम कितने पर रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, और कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका वो उसको वाष्प को ठंडा करके बदल रहा था, कंडेंसनिंग की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया में, उसका टेम्परेचर कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से पदार्थों में होता है अवस्था परिवर्तन, और अवस्था परिवर्तन की दो शर्तें हैं सर, एक शर्त है आपकी कि सर पदार्थों में अवस्था परिवर्तन की पहली शर्त है कि हमेशा अवस्था परिवर्तन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, नियत तापमान पर होता है। दूसरी शर्त है कि सर जब तक वो जितना टाइम लगाएगा उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने में, तब तक उसका पदार्थ का तापमान चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो है। क्लियर है? ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा।